हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। हमने शुरू किया है एक्सरे ट्यूब और आज भी हम एक्सरे ट्यूब को ही कंटिन्यू करते हुए कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है एक्सरेज या फिर एक्सरे ट्यूब से। एक्सरे ट्यूब, हमें पता है जो एक्सरे ट्यूब है वो एक वैक्यूम ट्यूब है जो कि कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर को एक्सरेज में, साथ में ये हीट भी देती है। पर जो एक्सरेज है वो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है। अब जो अवेलेबिलिटी है इस कंट्रोलेबल सोर्स ऑफ एक्सरेज की, कंट्रोलेबल सोर्स ऑफ एक्सरे कौन है? वो है एक्सरे ट्यूब। जैसे जैसे हम इसको डिस्कवर करते गए वैसे वैसे हमारी जो फील्ड है रेडियोग्राफी की वो भी क्रिएट होती गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इमेजिंग करते हैं किसकी? पार्टली ओपेक ऑब्जेक्ट की। किसके साथ? पेनिट्रेटिंग रेडिएशन के साथ। किसके साथ करेंगे? पेनिट्रेटिंग रेडिएशन के साथ। अब जो दूसरी आयनाइजिंग रेडिएशन होती है एक्सरेज के अलावा, उनको हम एक बार एनर्जी जब प्रोवाइड करवाते हैं तो वो सालों साल चलती है। पर जो एक्सरेज हैं वो तभी प्रोड्यूस होंगे जब हम एक्सरे ट्यूब को एनर्जाइज करेंगे, मतलब कि जब तक हम उसको एक्सरे ट्यूब को एनर्जी देते रहेंगे तब तक जो एक्सरेज हैं वो प्रोड्यूस होते रहेंगे। अब जो एक्सरे ट्यूब है हम उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम उसको सिटी स्कैनर्स में यूज करते हैं। एयरपोर्ट लगेज स्कैनर जो होता है हम उसमें इसको यूज करते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हम यूज करेंगे। मटेरियल में हम यूज करते हैं। साथ में इसको स्ट्रक्चरल एनालाइजिंग में यूज करते हैं और साथ में हम किस में यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में। अब जैसे जैसे जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है जिसको हम सिटी कहते हैं, उसकी स्कैनिंग की जो डिमांड है वो बढ़ती गई और साथ में एंजियो सिस्टम है उसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी जो डेवलपमेंट है एक्सरे ट्यूब की वो भी होती गई। हिस्ट्री ऑफ एक्सरे ट्यूब। अब जो एक्सरे ट्यूब की जो हिस्ट्री है वो हमें क्या बताती है कि जो एक्सरे ट्यूब है वो इवोल्व हुए थे किसके एक्सपेरिमेंट से? क्रुक्स ट्यूब के एक्सपेरिमेंट से। जिसने जो एक्सरेज है वो किसने डिस्कवर किए थे पहली बार? इससे क्रुक्स ट्यूब से डिस्कवर किए थे। और एक्सरेज किसने डिस्कवर किए थे? वो किए थे विल्हेम कॉनराड रोन्टगन ने। कब किए थे? 8 नवंबर 1895 में। और जो विल्हेम कॉनराड रोन्टगन थे ये क्या थे? जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मनी के थे ये। अब जो फर्स्ट जनरेशन कोल्ड कैथोड और क्रुक्स एक्सरे ट्यूब वर यूज्ड अंटिल द 1920। ये जो क्रुक्स ट्यूब है ये हम 1920 तक हम इसको यूज करते रहे। दिस ट्यूब वर्क बाय आयनाइजेशन ऑफ रेजिडुअल गैस विद इन द ट्यूब। अब जो ट्यूब में जो आयनाइजेशन होती थी किस चीज की? रेजिडुअल गैस जो रहती थी ट्यूब में उसकी आयनाइजेशन से ये जो क्रुक्स ट्यूब है वो चलती थी। अब जो पॉजिटिव आयन होता है वो बम्बार्ड करता है, मतलब कि किससे टकराएगा? ये कैथोड से टकराएगा और ताकि वो क्या कर सके? इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सके। विच आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। अब ये किसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो फिर एक्सलेट करेंगे किसकी? टुवर्ड्स एनोड की तरफ। और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी हमारी एक्सरेज? कहाँ पे? एनोड पर। जब वो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एनोड पे टकराएंगे। जो क्रुक्स ट्यूब थी वो इम्प्रूव की थी विलियम कोलिज ने 1913 में। जो कोलिज ट्यूब है उसको हम हॉट कैथोड ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि ये थर्मियोनिक एमिशन को यूज करता है। और यहाँ पे हम जो कैथोड का किससे बना हुआ होता है वो होता है टंगस्टन से बना हुआ। और जब हम इसको हीट अप करते हैं तो वो एक इनफ टेम्परेचर तक तो वो एमिट करता है इलेक्ट्रॉन को। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है तो क्या होता है? वो एक्सलेट कर जाते हैं किसकी? टुवर्ड्स एनोड की तरफ। और जो कूलिज ट्यूब होती है उसमें हम नियरली परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब जो 1980 तक, मतलब कि 1980 के जो लास्ट साल थे वहां पे जो एक्सरे जनरेटर हैं वो मेयरली हाई वोल्टेज एसी टू डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई। अब जो एक्सरे जनरेटर थे वो भी 1980 तक बन गए थे। इन द लेट 1980s ए डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रोल वाज इमर्जिंग कॉल्ड हाई स्पीड स्विचिंग। अब जो 1980 तक एक और मेथड हमने यूज करना शुरू कर दिया था जो कि इमर्जिंग को कंट्रोल करता था जिसको हम कहते थे हाई स्पीड स्विचिंग। और ये क्या फॉलो करता था? ये फॉलो करता था इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ऑफ स्विचिंग पावर सप्लाई। जब हम पावर सप्लाई को स्विच आउट करना शुरू कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। अका स्विच मोड power supply and allowed for more accurate
कंट्रोल ऑफ एक्सरेज यूनिट। अब इसमें क्या होना शुरू हो गया कि जो एक्सरेज यूनिट है हम उसको और अच्छे से कंट्रोल करने शुरू कर दिए थे। जो एक्सरेटिव है हम उसको और अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे, इन सब जो डिस्कवरीज हुई थी। अब इसके अलावा जो हाई क्वालिटी रिजल्ट भी हमें आना शुरू हो गया था और साथ में जो एक्सरे एक्सपोजर था वो भी रिड्यूस हो गया था। क्रुक्स ट्यूब, जिसको हम कोल्ड कैथोड ट्यूब भी बोलते हैं। क्रुक्स ट्यूब जनरेटेड द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू क्रिएट एक्सरे बाय आयनाइजेशन ऑफ द रेजिडुअल एयर इन द ट्यूब। अब हमें पता है, हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो क्रुक्स ट्यूब है उसमें जो रेजिडुअल एयर प्रेजेंट होती है वो जब टकराती है कैथोड से तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होते हैं, ना कि ये हीटेड फिलामेंट से जनरेट होंगे जो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मतलब थर्मियोनिक एमिशन नहीं होगा, इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो क्रुक्स ट्यूब होती है वो पार्शली इवैक्यूएटेड होती है। अब इसके अलावा जो क्रुक्स ट्यूब है वो उसमें ग्लास बल्ब होता है विद अराउंड 10⁻⁻⁶ टू 5 × 10⁻⁻8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर। अब जो ग्लास बल्ब होता है जिसमें प्रेशर ऑफ एयर होता है कितना ले रहे हैं हम, 0.1 टू 0.005 पास्कल। अब इसके अलावा जो क्रुक्स ट्यूब है उसमें एल्यूमिनियम कैथोड होता है। अब इतना याद रखना, जो कैथोड प्लेट बनी होगी क्रुक्स ट्यूब में वो एल्यूमिनियम की बनी हुई होगी और उसके एक एंड पर होगी और साथ में जो प्लेटिनम एनोड होगा। अब जो एनोड होगा वो प्लेटिनम से बना होगा जो कि टारगेट है हमारा। अब जो एनोड सरफेस होता है उसको हम एंगल दे के रखते हैं ताकि जो एक्सरेज हैं वो रेडिएट कर जाए ट्यूब के एक साइड से। अब जो कैथोड होता है उसको हम कनकेव शेप में देख के रखते हैं ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फोकस्ड हो सके एनोड पर। अब अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट सोर्स ऑफ एक्सरेज विद रिजल्ट इन शार्पर इमेजेस, ताकि वो हमारी जो इमेज है शार्पर बनाने में भी हेल्प कर सके। जब वो फोकस्ड होगा तो वहाँ पे जो एक्सरेज हैं वो अच्छे से जनरेट होंगी, उस वजह से जो हमारी जो इमेजेस हैं वो भी शार्पर बनेगी। अब जो ट्यूब है हैड ए थर्ड इलेक्ट्रोड, इसके अलावा इसका एक थर्ड इलेक्ट्रोड भी होता है जिसको हम एंटी कैथोड जो होता है वो कनेक्ट करता है एनोड के साथ। इट इम्प्रूव द एक्सरे आउटपुट। अब ये क्या करता है, जो एंटी कैथोड होता है वो एक्सरेज की जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव करता है, बट द मेथड बाय विच इट अचीव दिस इज नॉट अंडरस्टूड। जो क्रुक्स ट्यूब है उसकी जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट है वो यूज करती है कॉपर प्लेट एंटी कैथोड को। जो एंटी कैथोड होगा वो हमारा कॉपर प्लेट का बना हुआ होता है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिमिलर ही होती है कैथोड से। अब जो एंटी कैथोड हो गया, कैथोड हो गया और जो एनोड है वो एक ही लाइन में होंगे, पर जो एनोड होगा वो कैथोड और एनोड एंटी कैथोड के बीच में आएगा। जो एनोड होगा वो कैथोड और एंटी कैथोड के बीच में आएगा। अब जैसे हम ऑपरेट करते हैं किसी क्रुक्स या किसी ट्यूब को, अगर हमने ऑपरेट करना है तो हमें वहां पे चाहिए होगी वोल्टेज। यहाँ पे हम यूज करते हैं डीसी वोल्टेज। कहाँ तक हम यूज करेंगे, 100 kV तक यूज करते हैं और ये कहाँ पे अप्लाई होती है, एनोड और कैथोड के बीच में। अब ये हमें कौन जनरेट करवाता है, जो एक्सरे वोल्टेज है वो हमें कौन देगा, वो सॉरी जो डीसी वोल्टेज है वो हमें कौन देगा, वो हमें देता है इंडक्शन कॉइल। अब जो क्रुक्स ट्यूब होती है वो अनरिलायबल होती है, मतलब ये ज्यादा लंबे समय तक हम यूज नहीं कर सकते, हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए ये यूज नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास होता है जो रेजिडुअल एयर हम यूज करते हैं क्रुक्स ट्यूब में वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, किसके द्वारा, वॉल ऑफ ट्यूब द्वारा। अब इस वजह से जो प्रेशर है गैस का वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और इस वजह से जो वोल्टेज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और इसी वजह से जो वो एक्सरे ट्यूब है वो हमारी जनरेट करेगी हार्डर एक्सरेज को और इस वजह से जो एक्सरे ट्यूब है वो हमारा वर्क ही करना बंद कर देगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर डिवाइस का यूज करते हैं। अभी सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या होता है, ये एक स्मॉल ट्यूब होती है जो कि हम साइड में ही अटैच करते हैं मेन ट्यूब के, जो कि बनी हुई होती है मीका स्लीव से या फिर किसी केमिकल से जो कि रिलीज करता रहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस, जिसको हम जब हीट अप करते हैं, जब जो मेन ट्यूब है जो हीट अप होगी वैसे वैसे वो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस को रिलीज करता रहेगा। इस वजह से वहां पे जो प्रेशर है वो रिस्टोर होता रहेगा और इस वजह से जो हमारी क्रुक्स ट्यूब है वो हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। देखो ये है क्रुक्स एक्सरे ट्यूब और ये जो छोटा सा डिवाइस है ये है सॉफ्टवेयर डिवाइस, जो कि इसका काम क्या है, ये एयर प्रोवाइड करता रहता है किसको, मेन ट्यूब को, ताकि यहाँ का जो प्रेशर है वो बना रहे।
कूलिज ट्यूब, जिसको हम हॉट कैथोड ट्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं थर्मियोनिक इफेक्ट की वजह से। अब जो हाई वोल्टेज हम जब प्रोवाइड करवाएंगे कैथोड और एनोड पर, तब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सीलरेट हो जाते हैं और वो बहुत तेजी से एनोड पर हिट करेंगे और वहां से एक्सरेस हमारी प्रोड्यूस होंगी। अब जो कूलिज ट्यूब है उसके दो डिजाइन होते हैं, एंड विंडो ट्यूब, और साथ में जो दूसरा डिजाइन है कूलिज ट्यूब का वो होता है साइड विंडो ट्यूब्स। अब जो एंड विंडो ट्यूब्स होते हैं उनके पास होते हैं ट्रांसमिशन टारगेट विच इज थिन इनफ टू अलाउ एक्सरेज टू पास थ्रू द टारगेट। अब ये कितने थिन होते हैं ताकि वो एक्सरेज को पास करने में हेल्प करते हैं, और जो एक्सरेज होती हैं वो एमिटेड होती हैं इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। अब जो एक्सरेज होंगी वो उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में जो एक्सरेज हैं वो भी मूव करती हैं एंड विंडो ट्यूब में। इन वन कॉमन टाइप ऑफ एंड विंडो ट्यूब द फिलामेंट इज अराउंड द एनोड। अब जो एंड विंडो ट्यूब होती है उसमें जो फिलामेंट होता है वो एनोड के ही आसपास होगा, और किस शेप में होता है, एनुलर शेप या फिर एंगुलर शेप में। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कर्व्ड पाथ होता है, मतलब कि जिसको हम हाफ टोरॉइड भी बोल सकते हैं, मतलब एक टाइप से स्पाइरल जैसा पाथ होगा उनका। जो साइड विंडो ट्यूब है उसमें स्पेशल क्या होता है, उसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस, जो कि फोकस करवाने में हमारी हेल्प करता है बीम को, कहाँ पे, एनोड पर। और वहां पे जो एनोड पर कहाँ पे फोकस करवाएगा, एक स्मॉल स्पॉट होगा वहां पे वो फोकस करवाने में हमारी हेल्प करता है। अब जो एनोड होता है वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो जो हीट है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिसिपेट कर सके, क्योंकि जो फोकल स्पॉट है वो हमारा बहुत ही एक छोटी सी जगह पर जो इलेक्ट्रॉन है, जब बीम है वो आके एमिट करते हैं, मतलब कि वो आके टकराते हैं। इस वजह से वो उसका जो इंटेंस फोकस बैरेज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है उसको भी वो कम करता है। अब जो एनोड होता है उसको हम एंगल कितना देते हैं, हम उसको एंगल देते हैं 1 से 20 डिग्री तक, ताकि वो एक्सरे फोटोन को एस्केप करवाने में हेल्प कर पाए। अब जो एनोड होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है या फिर वो बना हुआ हो सकता है मोलिब्डेनम का। अब जो ट्यूब होती है उसका जो विंडो होता है वो डिजाइन किया जाता है ताकि वो एक्सरे ट्यूब जो एक्सरे फोटोन जो बन रहे हैं उनको एस्केप करवाने में हेल्प कर सके। अब जो पावर कितनी होती है कूलिज ट्यूब की, वो होती है 0.1 टू 18 किलोवाट। अब ये देखो, ये दिया गया हमें कूलिज ट्यूब की डायग्राम। कूलिज एक्सरे ट्यूब में एक डिसएडवांटेज था, वो क्या था कि जो एनोड था वो स्टेशनरी था, उस वजह से वहां पे एक ही जगह पर बार बार इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने की वजह से जो एनोड था वो जल्दी टूट जाता था, उस वजह से हमारी जो ट्यूब थी वो खराब हो जाती थी। तो अब जो उसको जो डिसएडवांटेज थी उसको जो एडवांटेज में किसने कन्वर्ट किया, वो किया हमारा रोटेटिंग एनोड ट्यूब में। उसमें जो हम फोकल स्पॉट ले रहे थे वो वहां पे जब स्टेशनरी एनोड था, यहाँ पे जो एनोड आया वो आया रोटेटिंग एनोड, इस वजह से जो फोकल स्पॉट था वो वेरी करना शुरू हो गया और साथ में जो हीट है वो भी कम होना शुरू होगी। अब जो टिपिकल एनोड हम इसमें यूज करते हैं वो हम करते हैं टंगस्टन और रीनियम का टारगेट हम यूज करते हैं, और इसमें एक मोलिब्डेनम का एक कोर होता है जो कि जिसके जो बैक साइड हम ग्रेफाइट लगाते हैं। अब जो रीनियम होता है वो टंगस्टन को बहुत ज्यादा डक्टाइल बना देता है और साथ में रेजिस्टेंट बना देता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को कम से कम वेयर कर सके। अब जो मोलिब्डेनम होता है वो हीट को कंडक्ट कर देता है टारगेट से, और इस वजह से उसकी जो हीट है वो भी रिड्यूस करवाता है जो रोटेटिंग एनोड ट्यूब होती है। और जो ग्रेफाइट होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, वो हमें थर्मल स्टोरेज देता है एनोड के लिए, और साथ में जो मिनिमाइज करता है रोटेटिंग मास ऑफ द एनोड। अब ज्यादा भी रोटेट नहीं होना चाहिए एनोड, तो उसको मिनिमाइज कौन करता है, ग्रेफाइट रिड्यूस करता है। कैसे, वो क्या करता है, वो थर्मल स्टोरेज कर लेता है, मतलब जो हीट को वो स्टोर करना शुरू कर देता है, और उस वजह से जो एनोड है वो धीरे धीरे ही मूव करेगा, पर वो मूव करता रहेगा ताकि जो हीट है वो डिसिपेट होते रहे और साथ में जो फोकल स्पॉट है वो एक ही जगह पर ना आए। ये देखो, ये डायग्राम है रोटेटिंग एनोड ट्यूब की। ये देखो ऐसे ये एरो बना हुआ है, तो इस डायरेक्शन में जो एनोड है वो रोटेट करता रहेगा।
माइक्रो फोकस एक्स-रे ट्यूब कुछ जो एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया, 3D माइक्रो टोमोग्राफी हो गया। अब ये माइक्रो का मतलब होता है छोटा, टोमो का मतलब होता है थिन, और ग्राफी का मतलब होता है स्कैनिंग। अब इस टाइप की जो स्कैनिंग होती है उसमें हमें हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस को यूज करना होता है, और इस वजह से जो हमारा जो एक्स-रे ट्यूब हमें चाहिए होगी वो किस तरह की चाहिए होगी, यहाँ पे जो फोकल स्पॉट हो वो बहुत ही स्मॉल साइज का हो। कितना स्मॉल होना चाहिए, बिलो 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और इस टाइप की जो ट्यूब होती है उसको हम माइक्रो फोकस एक्स-रे ट्यूब कहते हैं। अब ये दो टाइप की होती है, एक होती है सॉलिड एनोड ट्यूब और दूसरी होती है मेटल जेट एनोड ट्यूब। अब जो सॉलिड एनोड माइक्रो फोकस एक्स-रे ट्यूब होती है वो प्रिंसिपली तो कोलिस ट्यूब से ही मिलती जुलती होती है। बस इसमें क्या डिफरेंस है कि जो फोकल स्पॉट होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 5 से 20 माइक्रोमीटर, और कुछ जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें 1 माइक्रोमीटर तक भी पहुंच सकती है। सॉलिड एनोड माइक्रोफोकस एक्स-रे ट्यूब का एक मेजर ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ लो पावर पर ही ऑपरेट होता है। उसके बाद इसकी जो मेल्टिंग, अगर मान लो कि इसकी पावर बढ़ा दी जाए तो वहां पे जो एनोड की जो मेल्टिंग है वो होना शुरू हो जाएगी। और कहाँ तक ही हमें मतलब कि कितनी उस किस किस वैल्यू के हमें नीचे चाहिए, जो पावर की वैल्यू है वो होती है 0.4 से 0.8 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। इतनी वैल्यू चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन बीम पावर डेंसिटी की, और इसके बिलो ही वैल्यू हमने रखनी है ताकि हम इस एक्स-रे ट्यूब को यूज कर सकें। अब इस चीज को जो अवॉइड कौन करता है वो करता है हमारा मेटल जेट एनोड माइक्रो फोकस एक्स-रे ट्यूब। इसमें क्या करते हैं, जो सॉलिड मेटल एनोड होता है उसको हम जेट ऑफ लिक्विड मेटल से रिप्लेस कर देते हैं, और इस वजह से यहाँ पे जो इमेज रेजोल्यूशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन बीम पावर डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से इसका जो स्मॉलर फोकस पोर्ट पर भी हम इमेज रेजोल्यूशन अच्छे से ले सकते हैं। ये देखो, ये है डायग्राम माइक्रो फोकस एक्स-रे ट्यूब का। एक्स-रे ट्यूब पावर ये होता है प्रोडक्ट ऑफ बीम करंट एंड एक्साइटेशन वोल्टेज। ये प्रोडक्ट होता है बीम करंट का और एक्साइटेशन वोल्टेज का। किसका प्रोडक्ट होता है, बीम करंट का और साथ में एक्साइटेशन वोल्टेज का। वो इक्वल होगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब वो इक्वल हो जाएगा एक्स-रे ट्यूब की पावर से। एक्साइटेशन वोल्टेज, जो एक्साइटेशन वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड के बीच में। अब ये हमें क्या बताने में हेल्प करता है कि जो एक्स-रे ट्यूब है वो कितनी कैपेबल है एक्स-रेज को प्रोड्यूस करने में, और कितनी कैपेबल है कितने हाईएस्ट एनर्जी की वो एक्स-रेज है वो प्रोड्यूस कर सकती हैं। अब जो एक्स-रेज ट्यूब होती हैं वो ऑपरेट होती है इन द केवी रेंज में। अब उनकी एक केवी रेंज होती है, जैसे अगर मान लो कि 50 केवी तक अगर कोई एक्स-रे ट्यूब है तो वो एनालिटिकल एप्लीकेशन होगी उसकी, एनालिटिकल पर्पस के लिए हम उसको यूज करेंगे। अगर मान लो उसकी जो केवी वैल्यू है वो 100 केवी होगी या उससे ज्यादा होगी तो वो इमेजिंग पर्पस के लिए हम उसको यूज करेंगे। स्पेस चार्ज, जो स्पेस चार्ज का जो फिनोमिना है, सबसे पहले तो ये एक सॉलिड देगा जिसमें जो चार्ज कैरियर होगा और साथ में वो एमिट करेगा किसी भी चार्ज को। और जो स्पेस चार्ज होता है वो क्या इंटरप्रेट करता है, ये हमारी हेल्प करता है हमें ये बताने में कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर किसी स्पेस में कितना चार्ज है, कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रेजेंट हो सकता है। अब जो स्पेस चार्ज होता है वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वैक्यूम ट्यूब्स की। जो स्पेस चार्ज है वो किस वजह से बनता है, पहला कारण है जो कॉम्बिनेशन हो जाता है करंट डेंसिटी का, और उस वजह से वहां पे स्पेशली इनहोमोजेनस रेजिस्टेंस हो जाती है। वहां पे क्या हो जाता है कि जो इनहोमोजेनस का क्या मतलब है कि वहां पे जो दो आयंस बन रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग बनेगी। साथ में आयनाइजेशन होगा स्पीसीज का, उस वजह से वहां पे हिट्रो चार्ज बनेगा, मतलब प्लस माइनस बनेगा। और जो थर्ड कारण है वो है चार्ज इंजेक्शन हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रोड्स, उस वजह से भी जो स्पेस चार्ज है वो बनेगा, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रेस इन्हांसमेंट हो जा रहा है। और साथ में जो फोर्थ कारण है वो है पोलराइजेशन, और उस पोलराइजेशन की वजह से वहां पे जो वाटर ट्रेस है वो बनेंगे। क्या बनेंगे, वहां पे वाटर ट्रे बनेंगे। थैंक यू सो मच, आज का सेशन बस इतना ही।
अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।